नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विज्ञान सेगमेंट में भौतिकी के अंतर्गत हम देख रहे थे ऊष्मा से रिलेटेड पिछले 2-3 वीडियो। अब हम इसमें देखेंगे कि चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट अर्थात अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो कहने का आशय है कि किसी निश्चित ताप पर एक पदार्थ है, उस पदार्थ की एक अवस्था का जब दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम अवस्था का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ एक टर्म है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु से आशय यह है कि जिस बिंदु पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं तो उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गलन या मेल्टिंग या पिघलना किसे कहते हैं। तो जब कोई ठोस है, यह ठोस जब द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को हम गलन कहते हैं। और यही क्रिया जब कौन क्रिया, ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है तो उस निश्चित ताप को हम ठोस का गलनांक कहते हैं। अब गलनांक में गलने वाली वस्तु है, उसमें कोई अशुद्धि मिला दें तो जो गलनांक होगा, जिस ताप पर वह गल जाएगी वह और कम हो जाएगा। यानी कि अशुद्धि मिलाने से ठोस का गलनांक कम हो जाता है। अब देखते हैं हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक किसी निश्चित ताप पर जब द्रव जो है ठोस में बदल जाता है। द्रव भी ठोस में बदलता है ना, पानी बर्फ बनता है कि नहीं बनता है, तो उसी प्रकार हिमांक कहते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव जो है ठोस में बदल जाता है उसको हम हिमांक कहते हैं। प्रायः हिमांक और गलनांक बराबर होते हैं 0 सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जहाँ से गलना शुरू होती है, ठोस है, तो वह द्रव में बदल जाती है, और द्रव जो है जब जमना शुरू होता है तो वह ठोस में बदल देता है। यानी कि हिमांक और गलनांक ये दोनों सेम हैं। जो पदार्थ कहने का आशय है कि जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। गलनांक मतलब गलने का रेशियो, दाब बढ़ाएंगे तो वो गलने का उनका रेशियो कम होगा। तथा जो ठोस से द्रव में बदलने पर गलनांक बढ़ता है, तथा ठोस से द्रव में जो बदलता है उसका गलनांक बढ़ता है। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे कि बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर घटता है, तथा ठोस से द्रव में बदलने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। इसी क्रम में अब एक और टर्म देखेंगे, क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का बिंदु। ये समझ लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक हिंदी में पढ़ने पर डिस्टरबेंस होता है थोड़ा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का बिंदु समझ लीजिए। कहने का आशय है कि एक निश्चित ताप पर जब द्रव जो है सीधे वाष्प में बदल जाता है, उड़ जाता है वाष्प में, उसी निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। सिंपल बात है, समझ गए ना। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वह है जो निश्चित ताप पर द्रव जो है, पानी इत्यादि, वाष्प में, गैस में बदल जाता है, उस निश्चित ताप को ही हम क्वथनांक कहते हैं। अरे भाई, ये चीज़ समझिए, पानी उबलना शुरू होता है। अब पानी जिस टेम्परेचर पे उबल कर वाष्प में उड़ने लगता है उसी को क्वथनांक कहते हैं। अब देखते हैं संघनन, कंडेंसेशन, यानी कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। बारिश होने के लिए संघनन की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ताप पर वाष्प का, यानी गैस का, वाष्प मतलब गैस समझिए, वाष्प का द्रव में, सीधे पानी में बदलने की क्रिया क्या है, संघनन कहलाती है। यह संघनन और क्वथनांक एक समान होता है। जैसे हिमांक और गलनांक एक समान थे, उसी प्रकार संघनन और क्वथनांक एक समान होता है। जब हम दाब बढ़ाते हैं, जब दाब जो है बढ़ता है तो बढ़ाने से क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है,
और दाब जब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वह कम हो जाता है। इसी से हम देखते हैं कि जो प्रेशर कुकर है उसमें हम दाब बढ़ा देते हैं, सीटी के माध्यम से या जो होता है उसका दाब बढ़ जाता है। दाब जब बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में तो क्वथनांक यानी उबलने का बिंदु भी जल्दी से ऊपर बढ़ जाता है। अतः जल की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। कहने का आशय यह है कि प्रेशर कुकर में जैसे ही दाब आप बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वह जल्दी से 100 डिग्री सेल्सियस पार करके ऊपर चला जाता है और इस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पहाड़ों पर क्या होता है, दाब कम होता है, परिणाम स्वरूप क्वथनांक भी कम होते हैं। तब खाना जो है 100 सेल्सियस से कम टेम्परेचर होने के कारण देर से पकता है। अच्छा, जब कोई अशुद्धि इसमें मिला देते हैं हम किसी द्रव में तो उनका क्वथनांक जो है, क्वथनांक यानी उबलने का बिंदु जो है वह बढ़ जाता है, मतलब देर से उबलता है कोई चीज़। अब हम देखते हैं कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, खूब ये चर्चा में रहती है, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का आशय है कि नियत तापमान है, नियत मान निश्चित तापमान है, निश्चित तापमान पर कोई पदार्थ जो है अपनी अवस्था का परिवर्तन करना चाहता है। निश्चित या नियत ताप पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करना चाहता है। इस अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी निश्चित तापमान पर एक पदार्थ है, वह अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। निश्चित तापमान पर कोई घटना एक निश्चित तापमान पर ही तो घटेगी। निश्चित तापमान पर एक ठोस के एकांक द्रव्यमान, ठोस पदार्थ है, उसके एकांक द्रव्यमान को, ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार से आराम से धीरे धीरे बोलने का कारण यह है कि मैटर आपके मस्तिष्क दिमाग पर रन कर सके। बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वह 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अब हम देखते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। इसका आशय यह है कि पुनः निश्चित तापमान पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वहाँ ठोस के लिए था, यहाँ वाष्प के लिए है। जल के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गुप्त ऊष्मा का एक मात्रक, एसआई मात्रक जूल प्रति किग्रा है, जूल प्रति किग्रा है। अच्छा, इसी गुप्त ऊष्मा के कारण उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। खूब सवाल फिजिक्स में ये पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आम विद्यार्थियों के बीच भी, कि क्यों उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से जलना कष्टप्रद होता है। तो इसी गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसी घटना घटती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक मिला दीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ पिघलना शुरू हो तो बर्फ में कुछ नमक मिला दीजिए, सोडा मिला दीजिए। मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 सेल्सियस से घटकर वो -22 सेल्सियस हो जाता है। यह मिश्रण हिम मिश्रण, जो मिलाया गया हिम मिश्रण कहलाता है। इसी मिश्रण का प्रयोग हम
कुल्फ़ी, आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। यहाँ यह कहने का आशय है कि जो बर्फ़ 0 टेम्परेचर पे जमती है, वही बर्फ़ और नीचे टेम्परेचर चाहिए उसको जमने के लिए, यानी कि वो और नीचे 0 से भी नीचे गिर के -22 सेल्सियस पे चली जाएगी, तब कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाष्पन क्या है। वाष्पन में क्या होता है? कोई द्रव जो होता है वह 100 सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है, यह उसका क्वथनांक होता है 100 सेल्सियस पर। अब इस 100 सेल्सियस के पूर्व ही कोई द्रव उबलकर यदि वाष्प में बदलने लगे तो यह घटना वाष्पन कहलाती है, इवोपोरेशन कहलाती है। कहने का आशय यह है कि द्रव का वाष्प में बदलने की एक क्रिया होती है, वाष्पन आम जीवन में बहुत देखने को आता है। जैसे जब हमें पसीना हो जाता है तो वही पसीना जब सूख जाए तो हमें कुछ ठंड का अनुभव होता है जो बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार जो सुराही या घड़े का पानी होता है वह भी हमें पीने में ठंडा लगता है गर्मियों के मौसम में, इसके लिए भी वाष्पन उत्तरदायी है। इसी प्रकार कूलर की ठंडी हवा और फ्रिज की ठंडक जो होती है, जो फ्रिज भी ठंडी होती है, फ्रिज में भी एक कुंडली लगी होती है जिससे जो है उसके अंदर द्रव भरा रहता है, वही जो है वाष्प में बदलता है तो फ्रिज जो है वो ठंडा करता है वस्तुओं को। तो ये सब चीज़ें वाष्पन के हमारे आम जीवन में उदाहरण हैं, इन्हें ध्यान करना चाहिए, इनके पीछे कोई न कोई साइंस है। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ये क्या होता है? सब्लिमेशन के अंतर्गत होता यह है कि कोई ठोस होता है और ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वह द्रव में बदलना चाहिए ना, लेकिन वह द्रव में नहीं बदलता और सीधे वाष्प में बदलता है, यानी ठोस से वह सीधे वाष्प में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्ध्वपातन के गुण प्रदर्शित करने वाले कुछ पदार्थ हैं जैसे आयोडीन, कपूर, गंधक, नेप्थलीन आदि। इसी प्रकार एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का जो तापमान होता है वह 23 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड होता है। उसके लिए यानी मनुष्य के लिए, जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए वह 60% से 65% के बीच होना चाहिए, और उसके स्वास्थ्य के अनुकूल जो वायु की गति है वह 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए, तो वह मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाइग्रोमेट्री यानी आर्द्रता मिति। ये क्या होता है आर्द्रता मिति? ध्यान से देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता मिति कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता मिति या हाइग्रोमेट्री कहते हैं। यह 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है। आर्द्रता मिति को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और दूसरा आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसकी गणितीय परिभाषा समझने के दृष्टिकोण से कठिन है, इसलिए इसकी साधारण परिभाषा ही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जानिए और समझिए। पहले देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के इकाई मात्रक आयतन में, वायु के इकाई मात्रक आयतन में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान को उस ताप पर
वायुमंडल की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। वायु के इकाई मात्रक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के द्रव्यमान को, जलवाष्प के द्रव्यमान को उस ताप पर वायुमंडल की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा देखते हैं हम, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी निश्चित ताप पर, कहते हैं कि कोई ताप होगा, उस पर निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान और उसी तापमान पर उतने ही आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए, पुष्ट करने के लिए आवश्यक जलवाष्प के द्रव्यमान को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता जितनी कम होगी, वायु उतनी ही शुष्क होगी, और आपेक्षिक आर्द्रता जितनी अधिक होगी, वायु उतनी ही नम होगी। थोड़ा सा ये समझने में डिफ़िकल्ट तो अवश्य है, कन्फ्यूजिंग है। प्रयास करिए, 2-3 बार पढ़ेंगे परिभाषा को तो समझ में आ जाएगी। तो ठीक है मित्रों, इस टॉपिक को आप याद कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।